गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता छठी। आज हम बीए पार्ट द्वितीय के अंदर विश्व के जो प्रमुख संविधान हैं उनमें आज हम अमेरिका की व्यवस्थापिका के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और विशेष तौर पे अमेरिका की सीनेट को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अमेरिकी जो शासन प्रणाली है, अमेरिका का जो संविधान है वो 1787 के अंदर बनना शुरू हुआ था और 1789 में 2 साल में बनकर तैयार हुआ और 1789 में अमेरिका का संविधान लागू किया गया। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है वो अमेरिका का संविधान ही है। अमेरिका के संविधान में जो संविधान का प्रथम अनुच्छेद है उसके अंदर ये कहा गया है, अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद है, उनमें जो अनुच्छेद प्रथम है उसमें ये कहा गया है कि व्यवस्थापन संबंधी जो शक्तियां हैं वो कांग्रेस के अंदर निहित होंगी। यानी व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां यानी कानून बनाने से संबंधित जो समझ शक्तियां हैं वो कांग्रेस के अंदर निहित होंगी। यह बात अमेरिका संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है उसके अंतर्गत कही गई है। अब देखिए, भारत के अंदर जो कांग्रेस है वो एक राजनीतिक दल है, परंतु अमेरिका के अंदर कांग्रेस वहां की व्यवस्थापिका का नाम है। विश्व के जो अलग अलग राष्ट्र हैं उनमें वहां पे जो व्यवस्थापिकाएं हैं उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि जापान की जो व्यवस्थापिका है उसको डाइट कहा जाता है, ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है, चीन की जो व्यवस्थापिका है उसको राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है। इसी तरह भारत की व्यवस्थापिका है उसे हम संसद या पार्लियामेंट कहते हैं और इसी क्रम में जो अमेरिका की व्यवस्थापिका है उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो अलग अलग देशों में व्यवस्थापिकाओं के जो नाम है वो अलग अलग है। तो अमेरिका में जो कांग्रेस है वो किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है बल्कि वहां की व्यवस्थापिका का नाम है। और संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ये कहा गया है, अमेरिका के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में, कि व्यवस्थापन संबंधी जो शक्तियां हैं वो कांग्रेस के अंदर निहित होगी। भारत के अंदर भी जो व्यवस्थापन संबंधी जो शक्तियां हैं वो संसद के अंदर निहित है। प्रत्येक देश के अंदर व्यवस्थापन संबंधी या कानून निर्माण संबंधी जो शक्तियां होती है वो वहां की व्यवस्थापिका को ही प्राप्त होती है। सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग होता है जो कानून संबंधी या कानून निर्माण संबंधी या व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का प्रयोग करता है और कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करने का काम करता है। और न्यायपालिका है वो संविधान के अनुसार और समय समय पर व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों के आधार पर न्याय संबंधी कार्य करती है। तो अमेरिका के अंदर जो व्यवस्थापन संबंधी कार्य है वो कांग्रेस के द्वारा किया जाता है और यहाँ पे कांग्रेस के 2 सदन है। अमेरिका में देखिए जो कांग्रेस है वहां की व्यवस्थापिका है उसके कितने सदन है? 2। भारत में भी जो संसद है उसके 2 सदन है और अमेरिका में भी जो यहाँ की व्यवस्थापिका है जिसका नाम कांग्रेस है उसके 2 सदन है। और ये 2 सदन कौन कौन से हैं अमेरिका के अंदर? एक का नाम है प्रतिनिधि सभा, रिप्रेजेंटेटिव चैम्बर, और दूसरे का नाम सीनेट। ये अमेरिका की संसद के क्या है, वहां की जो व्यवस्थापिका है जिसका नाम कांग्रेस है उसके 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा और कांग्रेस। अब देखिए, जो प्रतिनिधि सभा है उसको निम्न सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन, इसको प्रथम सदन और लोकप्रिय सदन जिसको हम कह सकते हैं। निम्न सदन, प्रथम सदन, ये इसका नाम है प्रतिनिधि सभा का। और जो सीनेट है उसको द्वितीय सदन और उच्च सदन और स्थायी सदन इसके नाम। अब देखिए, भारत के अंदर भी जो लोकसभा है उसको निम्न सदन भी कहा जाता है और प्रथम सदन भी कहा जाता है। उसी तरह
भारत में सीनेट की जगह जो राज्यसभा है उसको द्वितीय सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन कहा जाता है। परंतु यहाँ पे भारत में और अमेरिका में एक अंतर है, और ये बहुत बड़ा अंतर है कि अमेरिका के अंदर ये जो दोनों सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, इन दोनों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है, जबकि भारत में व्यवस्थापिका का जो दूसरा सदन राज्यसभा है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और दूसरा अंतर यह है भारत और अमेरिका की द्वितीय सदन के संदर्भ में कि भारत में जो राज्यसभा है उसके अंतर्गत जो भारत के राज्य हैं उनको जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। सब राज्यों को समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जबकि अमेरिका की जो सीनेट है, वहां का जो द्वितीय सदन है, उसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य को सीनेट के अंदर 2 सदस्य भेजने का अधिकार है। इस तरह से सीनेट में कुल 100 सदस्य हैं। तो हमने समझने की कोशिश की कि अमेरिका के जो कांग्रेस है उसके 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा के नाम है निम्न सदन और प्रथम सदन, और सीनेट का नाम है द्वितीय सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन। भारत में प्रतिनिधि सभा की तरह लोकसभा है और सीनेट की तरह यहाँ पे राज्यसभा है, परंतु सीनेट है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहलाता है। विश्व में यदि किसी व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को सबसे शक्तिशाली कहना हो तो वो अमेरिका की सीनेट है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सीनेट का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है, और प्रत्यक्ष तरीके से होने से सीनेट भी उसी तरह एक लोकप्रिय सदन की तरह काम करता है जिस तरीके से प्रतिनिधि सभा कार्य करती है। अब देखिए, प्रतिनिधि सभा की जो सदस्य संख्या है वो है 435। प्रतिनिधि सभा में कुल 435 सदस्य हैं और सीनेट के जो सदस्य संख्या है वो कुल 100 सदस्य संख्या है। मैंने बताया है कि अमेरिका के अंदर कुल कितने राज्य हैं? 50 राज्य। अमेरिका में 50 राज्य हैं वर्तमान समय में, और प्रत्येक राज्य को मैंने बताया कि 2 सदस्य भेजने का अधिकार है। इस तरीके से अमेरिका की सीनेट में 100 सदस्य हैं। अमेरिका जब 1776 के अंदर आजाद हुआ था ब्रिटेन की गुलामी से 4 जुलाई को, उस समय अमेरिका के अंदर 13 राज्य थे, और उन 13 राज्यों ने मिला के एक प्रीसंघ का निर्माण किया था, और साथ ये कहा गया था कि अमेरिकी प्रीसंघ के अंदर नवीन राज्यों को जो प्रवेश देने का अधिकार है वो कांग्रेस के पास रहेगा। इस तरीके से कांग्रेस ने नवीन राज्यों को प्रवेश देके या नवीन राज्यों की स्थापना करके वर्तमान में 50 राज्यों की स्थापना अमेरिका में कर दी गई है। और अमेरिका के अंदर ये कहा गया है कि प्रत्येक जो राज्य होगा उसको समानता के आधार पर सीनेट में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, और प्रत्येक राज्य के 2 सदस्य या 2 प्रतिनिधि हैं वो सीनेट के अंदर चुनकर भेजे जाएंगे। तो इस तरीके से अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य हैं और वहां पे प्रत्येक राज्य 2 सदस्य प्रतिनिधि सीनेट के अंदर भेजता है, इसलिए अमेरिका के सीनेट में कुल 100 सदस्य हैं। और इन सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से नहीं होता। जैसे कि भारत का जो द्वितीय सदन है राज्यसभा, वहां पे जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है आनुपातिक पद्धति से, परंतु अमेरिका के अंदर सीनेट के सदस्यों का चुनाव है प्रत्यक्ष तौर पर सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। इसलिए सीनेट है वो स्वतः ही एक शक्तिशाली द्वितीय सदन बन गया है, इसलिए सीनेट को विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा है, इसका भी चुनाव डायरेक्ट होता है, इसमें कुल 435 सदस्य हैं। प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष होता है, जबकि सीनेट का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। सीनेट का कोई कार्यकाल नहीं, क्योंकि सीनेट है वो स्थायी सदन है। सीनेट स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, जबकि प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष है। प्रतिनिधि सभा स्थायी सदन नहीं है। अब हम अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं कि अमेरिका की जो कांग्रेस है उसके दोनों सदन मिलके कौन कौन से कार्य करते हैं, इस तरीके से अमेरिका के कांग्रेस के कार्य हैं। तो देखो, कांग्रेस का पहला कार्य है कानून निर्माण संबंधी कार्य।
कानून निर्माण, कानून निर्माण संबंधी कार्य। देखिए, किसी भी देश की जो व्यवस्थापिका होती है उसका सर्वप्रमुख कार्य होता है वो कानून निर्माण संबंधी ही होता है, कानून बनाने से संबंधित होता है। जैसे कि भारत की जो संसद है उसका भी सर्वप्रमुख कार्य कानून निर्माण संबंधी कार्य है। भारत की जो संसद है वो संसूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों के ऊपर कानून बना सकती है। इसी तरह अमेरिका की जो कांग्रेस है उसको संसूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है। वहां पे जो अवशिष्ट विषय हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों को दिया गया है। वहां पे संघीय विषयों की गणना कर दी गई है और ये बता दिया गया है कि कांग्रेस किन किन विषयों के ऊपर कानून बनाएगी। बाकी जो अन्य विषय हैं, जो भी जितने भी विषय बच गए, शेष विषय बच गए, उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को दिया गया है, राज्यों को दिया गया है। तो अमेरिका में संसूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है वो किसको दिया गया? कांग्रेस को दिया गया। और यहाँ पे गणना और अवशेष का सिद्धांत, गणना एवं अवशेष का सिद्धांत शक्ति विभाजन के संदर्भ में काम हुई है। शक्ति विभाजन, देखिए शक्ति विभाजन का एक आधार होता है। शक्ति विभाजन का मतलब होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य कानून संबंधी विषयों का बंटवारा करना शक्ति विभाजन कहलाता है। और भारत में ये जो शक्ति विभाजन किया गया है ये संविधान की 7वीं अनुसूची में और अनुच्छेद 246 के अंदर भारत में शक्ति विभाजन किया गया है कि संघ सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को होगा, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों की विधानसभाओं का होगा, और संवर्ती सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। परंतु यदि कानूनों में कोई अंतर्विरोध की स्थिति पैदा हो जाए तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। और अवशिष्ट विषय भारत के अंदर संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत में अवशिष्ट विषयों पे कानून बनाने का अधिकार वो केंद्र सरकार को होगा, राज्य सरकारों को नहीं होगा। तो ये भारत में इस तरीके से शक्ति विभाजन किया गया है। परंतु अमेरिका के अंदर जो शक्ति विभाजन किया गया है उसके लिए एक सिद्धांत काम में लिया गया है और उस सिद्धांत का नाम है गणना और अवशेष का सिद्धांत। इसका मतलब ये है, गणना का मतलब ये है कि केंद्र सरकार किन विषयों के ऊपर कानून बनाएगी उसकी गणना कर दी गई है, उसकी एक सूची बना दी गई है। उस सूची के अंदर जो विषय उल्लेखित है केंद्र सरकार केवल उन्हीं विषयों के ऊपर कानून बना सकती है। और अवशेष का मतलब है कि बाकी जितने विषय बच गए हैं जिनकी गणना नहीं की गई है केवल वो बच गए हैं, उन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को दिया गया है। केवल एक ही बात लिखी गई है कि केंद्र सरकार संघ सूची के विषयों पर कानून बनाएगी और राज्य की सरकार समस्त बचे हुए जो अवशेष विषय हैं और जिनके लिए उन्हें मना नहीं किया गया है उन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों को होगा। तो अमेरिका के अंदर पहला जो काम है व्यवस्थापिका का वो कानून निर्माण संबंधी कार्य है। दूसरा कार्य है चुनाव संबंधी कार्य, चुनाव संबंधी या निर्वाचन संबंधी। देखिए अमेरिका के अंदर चुनाव संबंधी व्यवस्थापिका किस तरीके से कार्य करती है कि वहां पे प्रतिनिधि सभा का चुनाव जनता प्रत्यक्ष तरीके से करती है, सीनेट के सदस्यों का चुनाव भी जनता प्रत्यक्ष तरीके से करती है और अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और उस निर्वाचक मंडल में कुल 538 सदस्य होते हैं और ये 538 सदस्य अमेरिकी जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं और ये 538 सदस्य फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। परंतु कांग्रेस किस तरीके से चुनाव संबंधी शक्तियों का इस्तेमाल करती है इसका हम समझने के प्रयास करते हैं। तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है
अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के 538 सदस्यों के द्वारा किया जाता है और जिस भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत की प्राप्ति हो जाती है वो अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि जो निर्वाचक मंडल के 538 सदस्य हैं उसमें किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है, अमेरिका की जो कौन सी सभा है, प्रतिनिधि सभा यानी जो प्रथम सदन है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में किसी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव है वो प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाएगा। और संविधान में ये कहा गया है कि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा है वो प्रथम 3 उम्मीदवारों के बीच में मतदान करवाएगी दोबारा और उसमें जिस व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत की प्राप्ति होगी वो अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो जब किसी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा के द्वारा प्रथम 3 उम्मीदवारों के बीच में दोबारा चुनाव करवाया जाता है और फिर वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव है वो प्रतिनिधि सभा करती है। इसी तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी सदस्य को निर्वाचक मंडल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो सीनेट है वो प्रथम 2 उम्मीदवारों के बीच में प्रथम 2 उम्मीदवारों के बीच में क्या करती है, दोबारा चुनाव करती है। और प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति का चुनाव करवाने के लिए प्रथम 3 उम्मीदवारों के बीच में दोबारा चुनाव करती है। तो इस तरीके से सीनेट है कांग्रेस है वो चुनाव संबंधी कार्य करती है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी सदस्य को निर्वाचक मंडल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 उम्मीदवारों के बीच में दोबारा मतदान करवा के राष्ट्रपति का चुनाव करती है। और इसी तरह यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो सीनेट प्रथम 2 उम्मीदवारों के बीच में दोबारा चुनाव करवा के उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो इस तरीके से अमेरिका की कांग्रेस है वो चुनाव संबंधी कार्य करती है। अगला कार्य है कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका संबंधी कार्य। देखिए वैसे तो अमेरिका के अंदर कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल के पास निहित है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में अमेरिका की कांग्रेस कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। जैसे कि यदि अमेरिका के राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के साथ कोई संधि और समझौता करता है तो उसका अनुमोदन कांग्रेस के द्वारा किया जाना आवश्यक होता है अपने 2/3 बहुमत से। इसी तरीके से यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के आधार पर किसी राज्य के अंदर किसी पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है, किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है या किसी उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है तो उसकी स्वीकृति भी उसे सीनेट के द्वारा देनी होती है। और यदि वो स्वीकृति नहीं लेता राष्ट्रपति तो ऐसी स्थिति में सीनेट उस नियुक्ति को अवैध घोषित कर सकती है। इसे सीनेटी शिष्टता कहा जाता है। तो इस तरीके से अमेरिका के अंदर कांग्रेस कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का इस्तेमाल भी करती है। अगला चौथा कार्य है जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल, देखिए जांच पड़ताल का कार्य भी कांग्रेस के द्वारा वहां पे किया जाता है अमेरिका में। जब किसी प्रशासनिक विषय के ऊपर कोई जांच पड़ताल करनी हो या किसी व्यवस्थापन संबंधी विषय की जांच पड़ताल करनी हो तो कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी के द्वारा जांच की जाती है। और इस जांच पड़ताल की शक्ति के आधार पर अमेरिका की कांग्रेस ने या वहां की सीनेट ने बहुत बड़े जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो उजागर किए। जैसा कि आप सबने वाटरगेट कांड का नाम सुना है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो वो वाटरगेट कांड का जो खुलासा है वो कांग्रेस की जांच समिति के ही द्वारा किया गया था। तो प्रशासन की और व्यवस्थापन संबंधी कार्यों की जांच पड़ताल करने का अधिकार है वो अमेरिका की कांग्रेस को है और ये उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापक शक्ति है जिसके आधार पर वो प्रशासनिक मामलों में नियंत्रण रखती है और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करती है। 1974 में वाटरगेट कांड जिसका खुलासा सीनेट के द्वारा किया गया था
उस स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को बाध्य होकर त्याग पत्र देना पड़ा था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति। इसके अलावा महाभियोग संबंधी शक्ति, देखिए महाभियोग संबंधी जो शक्ति है वो वहां पे संसद कांग्रेस को प्राप्त है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी अन्य उच्च पदाधिकारी को हटाने के लिए वहां महाभियोग काम में लिया जाता है। और ये महाभियोग जो प्रस्ताव है वो अमेरिका के प्रतिनिधि सदन में पहले प्रस्तावित किया जाता है, और जब प्रतिनिधि सदन उसको पारित कर देता है तो सीनेट उस महाभियोग की जांच करती है। और जब सीनेट महाभियोग की जांच करती है उस समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। और जब सीनेट किसी महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अन्य किसी उच्च पदाधिकारी को पद से हटा दिया जाता है। इसके अलावा सीनेट के पास अगली शक्ति है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति का मतलब है कि धन से संबंधित शक्ति। तो देखिए धन विधेयक होता है, जो बजट होता है अमेरिका के अंदर, उसका निर्माण है वो राष्ट्रपति के निर्देशन में बजट ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, इसलिए वहां बजट का निर्माण है वो कार्यपालिका के सदस्यों के द्वारा नहीं होता प्रत्यक्ष तरीके से। वहां बजट निर्माण का कार्य है वो बजट ब्यूरो के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति के निर्देशन में वो कार्य करता है बजट ब्यूरो। और जब बजट ब्यूरो के द्वारा बजट का निर्माण कर लिया जाता है तो उसे वो कांग्रेस के पास रखवाता है, और जब तक कांग्रेस के दोनों सदन उसे स्वीकृति प्रदान न कर दे तब तक अमेरिका की सरकार या कार्यपालिका धन खर्च नहीं कर सकती। और इस संदर्भ में ये एक बात ध्यान में रखने लायक है कि अमेरिका के अंदर वित्तीय मामलों में भी दोनों सदनों की जो शक्तियां हैं वो लगभग बराबर ही हैं। वहां की जो सीनेट है वो वित्त विधेयकों के अंदर संशोधन कर सकती है, परंतु भारत में जो राज्यसभा है यहाँ वित्तीय अधिकार है वो लोकसभा को अधिक प्राप्त है। राज्यसभा वित्त विधेयकों में संशोधन नहीं कर सकती और न ही राज्यसभा में वित्त विधेयक वो पहले प्रस्तावित किए जा सकते हैं। जबकि अमेरिका में जो वित्तीय विधेयक वो प्रस्तावित तो पहले प्रतिनिधि सभा में ही किए जा सकते हैं, परंतु सीनेट को वित्तीय विधेयकों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। तो इस आधार पर दोनों सदनों की जो शक्तियां हैं वो लगभग समान है। और यदि निष्कर्ष तौर पे कहें तो कुछ हद तक सीनेट की ही शक्तियां अधिक प्रबल है। इस तरीके से अमेरिका की कांग्रेस है वो कार्य करती है। अब हम आगामी जो वीडियो है उसके अंदर सीनेट को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।